हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आरके एंड आरजे क्लासेस में। तो दोस्तों, लाइव क्लास में नेटवर्क के साथ साथ माइक की समस्या होने पर लाइव क्लास नहीं चल पा रहा था, इसलिए आपके लिए लाए हैं ऑफलाइन वीडियो जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। दोस्तों, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है यदि वह स्वयं उन गुणों को स्वयं में विकसित करे और स्वयं के व्यवहार में उन गुणों का समावेशन करे। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, स्पीयरमैन। बुद्धि के द्वितीय या द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं, अर्थात भौतिक योग्यताओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य तत्व या योग्यता, दूसरा है विशेष तत्व या योग्यता। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड की बौद्धिक संरचना के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं रख सकता है? ए 60, बी 120, सी 180, डी 80। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी 120। चलते हैं अगले प्रश्न में। ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है। ए विश्लेषण, बी मूल्यांकन, सी ए बी दोनों, डी संगठन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी मूल्यांकन। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य क्रमशः ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन है। इसके सर्वोच्च स्तर पर मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं। पहला, ए बच्चों का एक कोने में बैठना, बी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, सी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियों को शामिल करती है। इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिससे उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्पेक्सिया, सी डिस्कैकुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए डिस्ग्राफिया। ए डिस्ग्राफिया।
अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? ए, शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। बी, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। सी, पढ़ाने की उत्सुकता। डी, धैर्य और लगन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन एक प्राथमिक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। डी, एक सुवक्ता होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक का कक्षा शिक्षण के दौरान अनुशासन बनाए रखना, समय के प्रति अनुवर्ती होना एवं सुवक्ता होने के साथ साथ आवश्यक है कि छात्रों की शिक्षण संबंधी विभिन्न समस्याओं को समाधान करे। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो दोस्तों ए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बी, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सी, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। डी, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए, उन्हें बहुत सी लिखित कार्य दें। बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। सी, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं। डी, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। दोस्तों वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें तथा कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ए, पार्श्वकरण। बी, पूर्व क्रियात्मक चिंतन। सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। डी, सहारा देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, सहारा देना। किसी शिक्षार्थी की समस्या समाधान तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक हो जाती है जब वह शिक्षार्थी किसी योग्य शिक्षार्थी या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करता है। इस प्रकार मार्गदर्शन सहारा देना कहलाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण ए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। बी, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। डी,
नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में निरस्ता को दूर करने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना उचित रहता है। इन प्रेरणों की सहायता से एक शिक्षक बालक में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चों का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो दोस्तों पहला है, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बी, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। सी, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए। डी, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। दोस्तों किसी बालक के संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। यदि उनकी भावनाओं को तिरस्कृत किया जाए तो ऐसा करने पर उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति का गुण है। ए, शीघ्र अधिगम। बी, शीघ्र विस्मरण। सी, उपयोगिता। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, शीघ्र अधिगम। अच्छी स्मृति के प्रमुख गुण शीघ्र अधिगम, उत्तम धारण शक्ति, शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान एवं अनावश्यक बातों को भूलना आदि है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ए, सकारात्मक। बी, नकारात्मक। सी, शून्य। डी, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी इज ए राइट आंसर। दोस्तों जब पहले सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य बताए हैं। अगला प्रश्न है, जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे कहते हैं। ए, सीखने का वक्र। बी, न समझ। सी, सीखने का पठार। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, सीखने का पठार। दोस्तों जब हम किसी कार्य या कौशल को सीखते हैं तो कुछ समय तक उसमें पर्याप्त सफलता मिलती है और सीखने की क्रिया तीव्र गति से चलती है, पर कुछ समय बाद ऐसा अवसर आता है कि जब सीखने की क्रिया में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। सीखने का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, ब्लैंक में भरना है, क्या होता है। ए, डिस्कैलकुलिया। बी, डिसलेक्विया। सी, डिस्ग्राफिया। डी, डिस्थीमिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है।
डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं तो कौन दिए हैं? ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। दोस्तों सीखने के नियमों की व्याख्या थॉर्नडाइक द्वारा की गई है। पहला है सीखने के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। दूसरा सीखने की सहायक नियम, मनोवृत्ति का नियम एवं प्रबलता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम एवं साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। ए लिंग भेद, बी शारीरिक रचना, सी मानसिक योग्यताएं, डी ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी ये सभी। स्किनर का विचार था कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व के ऐसे पहलू सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनका मापन हो सके। इन पहलुओं में लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है छात्रों की क्या योग्यताएं, क्षमताएं, कठिनाइयां और कमजोरियां और रुचियां? इनमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी कठिनाइयां और कमजोरियां। नैदानिक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियां एवं कठिनाइयों को मूल्यांकित किया जाता है तथा रमेडिया परीक्षण द्वारा दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए प्रतियोगिता की भावना को, बी सहयोग की भावना को, सी प्रतिद्वंद्विता की भावना को, डी तटस्थता की भावना को। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी सहयोग की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में मध्य सदैव सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण यदि वही मापन करता है जिसका मापन उसे करना चाहिए तो वह होगा एक विश्वसनीय परीक्षण, बी एक निबंधात्मक परीक्षण, सी एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण, डी एक वैध परीक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी एक वैध परीक्षण। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। यह किसका विचार है? ए ट्रेवर का, बी स्किनर का, सी क्रो एवं क्रो का, डी टायलर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी स्किनर का। दोस्तों स्किनर के अनुसार आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माप की जा सकती है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था ए सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सी अनुक्रिया का सिद्धांत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों जानवरों पर अनेक प्रयोग करने के बाद थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का निरूपण किया। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ए विकास सिर से पैर की ओर होता है। बी विकास पैर से सिर की ओर होता है। सी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए विकास सिर से पैर की ओर होता है। बाल विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार यह कथन सत्य है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार की शिक्षा का साधन है। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी औपचारिकेतर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए औपचारिक। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण से सामाजिक समूह अथवा संगठन जिनका निर्माण कोई समाज सोच समझकर शिक्षा के लिए ही करता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ए बटलर, बी बॉसिन, सी एडम्स, डी सुकरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी एडम्स। एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जबकि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। ए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। डी उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। दोस्तों कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी कई विषयों की रुचि नहीं लेते हैं। इस स्थिति में अध्यापक को चाहिए कि कक्षा में परंपरागत शिक्षण के साथ साथ कुछ रुचिपूर्ण साधन तथा शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। कक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न शिक्षण सहायक साधनों का प्रयोग अधिक सार्थक सिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। ए यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। बी वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करें। सी विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु
यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। डी, इस कार्य को केवल अनुभवी व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करे। दोस्तों अध्यापक के लिए सबसे बेहतर परामर्श है कि वह अपने सकारात्मक विचार द्वारा उस बच्चे के खोए हुए आत्मविश्वास और मनोवैज्ञानिक विकास में वृद्धि करे। किसी अन्य विकल्प को चुनने की सलाह देना या कुशल विशेषज्ञ द्वारा किसी कार्य को अपनाने बच्चों के क्रमिक और दीर्घकालिक आत्मविश्वास निर्माण में परिस्थिति अनुकूल परामर्श नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम से भाव है ए, विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। बी, विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया। सी, कोर्स के लिए निर्धारित सिलेबस। डी, कक्षा अनुभव, खेल और क्रीड़ाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। विद्यालय में कदम रखने के पश्चात विद्यार्थी जो वह जिससे सीखता है वह पाठ्यचर्या का हिस्सा है। वहीं पाठ्यक्रम एक निर्धारित विषय वस्तु होती है जिसे पढ़ाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कमेंट करके आप बताएं आज की क्लास कैसा लगा।